राम राम जी। राम राम जी सभी को। आज हम फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट होगा। और आज फिजिक्स का यांत्रिकी चैप्टर से 10 क्वेश्चन हम लिए हैं। वैसे इस चैप्टर का थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लगभग 200 क्वेश्चन का चैप्टर है। तो उसमें से 50 60 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने वाला लड़का गलत मार देता है। हम हो आप हो, और लगभग इन सब क्वेश्चन को गलत कर देता है, चाहे कन्फ्यूज़न में गलत हो जाए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत हो जाए, तो ये सब क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे 60 क्वेश्चन है जो हम लेकर आएंगे आज। टॉप 20 क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो फिलहाल 10 क्वेश्चन लिखे, इसके बाद अगला 10 क्वेश्चन अभी लिख देंगे। तो 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस चैप्टर से, जो कि सभी एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप दरोगा का पीटी दीजिए, दरोगा का मेंस दीजिए, या आप बीपीएससी टीआरई में बैठिए, या फिर एईडीओ का एग्ज़ाम दीजिए, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम वगैरह दीजिए। तो ये फिजिक्स का ये यांत्रिकी चैप्टर का 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे। आज 20 करवाएंगे, उसके बाद फिर 20 अगले वीडियो में करवाएंगे और 20 अगले वीडियो में करवाएंगे। तो ये आज हम लोग का पार्ट 1। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का यांत्रिकी चैप्टर से, मैकेनिज्म। क्वेश्चन 1 है, भौतिकी मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या है? अगर आप लोग कोई जान रहे हैं तो बताइए। और वैसे ये जो 10 क्वेश्चन है, इसमें से टोटल तो 20 करवाएंगे। अगर इसमें से 20 क्वेश्चन में अगर कोई 10 प्लस भी सही कर रहा है, 10 प्लस क्वेश्चन जो सही कर रहा है, जो 10 भी सही कर रहा है, तो समझिए आप अच्छे कैंडिडेट हैं। जो 10 के आसपास भी अगर आ जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ये क्वेश्चन गलत मारे थे जब हम सेट मारते थे, जब इस चैप्टर का हम मार रहे थे, आज नहीं बहुत दिन पहले ही मारे थे, तो हम खुद ये सब क्वेश्चन गलत किए हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा हमको लगता है, अगर हम ये सब क्वेश्चन गलत करते हैं तो हो सकता है मेरे जैसे और भी कैंडिडेट होंगे जो इन सब क्वेश्चन को गलत मारते होंगे। हो सकता है किसी के लिए ये क्वेश्चन इजी हो, नो डाउट। इजी क्वेश्चन भी अक्सर दिमाग से सोचने में गलत हो जाता है, और किसी के लिए हो सकता है भारी क्वेश्चन हो, बस दिखने में सिंपल हो, लेकिन भारी क्वेश्चन इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो समझने में मिसअंडरस्टैंड हो जाता है, जिसकी वजह से गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर इसमें से 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे, अगर 10 क्वेश्चन भी आप लोग सही कर देते हैं इसमें से, तो आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट के गिनती में आएंगे। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जो जिसका तैयारी बहुत अच्छा है, और कल दिन आराम से आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। और जो भी इसमें से जितना भी जिनको आ रहा है, ऑनेस्टली, चाहे किसी को 2 नंबर ही आए, चाहे किसी को 15 नंबर आए, चाहे किसी को 20 में 20 ही क्यों ना आए, किसी को हो सकता है 0 भी आए, किसी को हो सकता है 10 भी आए, जो भी आए, आप ऑनेस्टली इसको टेस्ट लगाइएगा और उसके बाद कमेंट में आप बताइएगा कि कितना नंबर आ रहा है। क्योंकि हम जितना क्वेश्चन अभी करवाएंगे, अभी जो ये 10 क्वेश्चन लिखे हैं, हम खुद ये 10 गलत मारे हैं। तो वो 200 क्वेश्चन जो है ना, उस 200 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन हम ऐसा चूज किए हैं जो किसी भी एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 60 क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे। आप बताइएगा टोटल 60 में आप लोग को कितना आ रहा है। पहले तो ये 20 में बताइए कितना आ रहा है, उसके बाद बाकी अगला पार्ट अगले वीडियोस में अगले पार्ट में लाएंगे कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, और फिर उसके अगले पार्ट में 20 क्वेश्चन। तो ये बताइए, ज्योति मात्रा भौतिकी मात्रा ज्योति की क्या इकाई है? ज्योति की क्या इकाई है ये बताइए। ज्योति की क्या इकाई है? ज्योति की इकाई हो जाएगा लक्स। ज्योति की इकाई हो जाएगा लक्स। बताइएगा किसको कितना नंबर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से क्या मापते हैं? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम्ब? बताइए, एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम्ब? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है?
विद्युत मात्रा की इकाई हो जाएगा एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बताइए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझाते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ऊपर का मिटा लेते हैं, अगर आप लोग का हो गया हो तो। यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं इसको। यंग प्रत्यास्था गुणांक, जैसे देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक जिसको y से डिनोट करते हैं, y बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यानी ये हो जाएगा स्ट्रेस मतलब तनाव, तनाव बटे विकृति, तनाव बटे विकृति, तनाव बटे विकृति। अब तनाव का क्या होता है? तनाव को हम किससे डिनोट मापते हैं? तो ये हो जाएगा बल, यहाँ पे लिखते हैं तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। ये तनाव बटे ये विकृति को यहाँ लिखते हैं विकृति। ये तनाव का ये हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति का क्या हो जाता है? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, बटे मूल लंबाई, बटे मूल लंबाई। अब इसका क्या होता है ना कि ये डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसलिए इसका कोई ये नहीं होता यूनिट। ये डायमेंशन लेस होता है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। और बल बटे क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाता है यूनिट? बल को हम किससे मापते हैं? न्यूटन से, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से। तो ये हो गया ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही था इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हो। तो आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। इसको अगर याद रखिएगा तो आराम से ये आप निकाल सकते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी तनाव बटे विकृति। तो ठीक है, अगला ये चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? एम्पियर, ओम सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, या ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओम सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा ओम सेंटीमीटर? जैसे प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी भी प्रतिरोधकता वह गुण है जो करंट का प्रवाह को मापता है, प्रवाह के दर को मापता है, करंट के प्रवाह के दर को मापता है कि वह कितना कम चल रहा है या कितना तेजी से गति कर रहा है। तो उसका विरोध करता है, करंट के प्रवाह के दर का विरोध करता है, करंट के प्रवाह का विरोध करता है ये, इसी को प्रतिरोधकता, इसी को इंग्लिश, इसका नाम सही जो है प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध करता है करंट को जो है, करंट के प्रवाह को जो है ये विरोध करता है, इसलिए इसका नाम प्रतिरोधकता पड़ा है। और उसका इकाई जो है क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? तो ओम सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? पास्कल द्वारा जो मापा जाता है, इनमें से वो कौन सा एक है जो सेम वही मात्रा मापता है जो पास्कल मापता है? जैसे पास्कल क्या मापता है? पास्कल किसका मात्रक है? आप लोग जानते होंगे, पास्कल दाब का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है। तो पास्कल दाब का मात्रक, तो दाब को जो है एक तो पास्कल द्वारा मापा जाता है, और इनमें से कौन सा एक है जो दाब को उससे भी मापा जाता है? ये क्वेश्चन है। बताइए, जूल से मापा जाता है दाब को, या दाब को वाट से मापा जाता है, या दाब को टॉर से मापा जाता है, या दाब को न्यूटन से मापा जाता है? इसमें से आप लोग आसानी से छांट भी लेंगे कि दाब को हम लोग जूल से नहीं माप सकते हैं, दाब को हम लोग वाट से नहीं माप सकते हैं, दाब को हम लोग न्यूटन से भी नहीं माप सकते हैं, क्योंकि न्यूटन जो है बल का इकाई है। तो बच गया टॉर। आप ऑप्शन छांट के टॉर भी लगा सकते हैं, और वैसे भी दाब, पास्कल और टॉर जो है दोनों दाब का इकाई है। तो जैसे पास्कल जो है दाब का इकाई, वैसे ही टॉर भी दाब का इकाई। जैसे एक पास्कल बराबर क्या होता है? जैसे एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, उसी तरह एक टॉर बराबर 1/760 एटीएम, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टॉर मापता है। ठीक है, तो दाब का दोनों इकाई हो गया, ये पास्कल और ये टॉर। ये एसआई इकाई है और ये गैर एसआई इकाई है। हालांकि दाब को ही मापता है, लेकिन गैर एसआई इकाई है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई केल्विन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केल्विन। उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? केल्विन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण क्या होता है? व्युत्पन्न परिमाण होता है, पहले ये समझिए, व्युत्पन्न परिमाण होता है जो मूल परिमाण की सहायता से बना हो, उसको व्युत्पन्न परिमाण कहते हैं। जो मूल परिमाण की सहायता से बना हो, उसको व्युत्पन्न परिमाण कहते हैं। तो ये जो आपका घनत्व है, ये बताइए व्युत्पन्न परिमाण है या मूल परिमाण है? ये द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण है या मूल परिमाण है? ये आयतन और ये चाल, इनमें से ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो ये द्रव्यमान हो जाएगा इसका आंसर, कि द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान जो है मूल परिमाण है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मूल परिमाण है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मूल परिमाण हो जाएगा। ये घनत्व जो है व्युत्पन्न परिमाण हो जाएगा, आयतन भी व्युत्पन्न परिमाण हो जाएगा, और चाल भी व्युत्पन्न परिमाण हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये लोग मूल परिमाण का सहायता से बना है। आयतन भी मूल परिमाण का सहायता से बना है, और चाल भी मूल परिमाण का सहायता से बना है। यानी कि जो चाल का एसआई यूनिट होगा, ये किसी ना किसी मूल परिमाण के ही एसआई यूनिट से ये है। इसका भी एसआई यूनिट जो है मूल परिमाण के एसआई यूनिट से निकला है, लेकिन द्रव्यमान का अपना एसआई यूनिट है जो कि केजी होता है। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? केजी से। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में। और घनत्व ये भी मूल परिमाण के इकाई से निकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है
उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। एक लड़की जो है बैठी हुई है और वो झूला झूल रही है। वो लड़की अगर झूले पर खड़े हो जाती है तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। दोलन का आवर्त यानी जो झूला इधर उधर कर रहा है उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। देखिए लड़की बैठी हुई है तो उसका वजन थोड़ा ज़्यादा है उस पर बैठी हुई है तो, और अगर आप बैठे हैं तो झूला आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा तो झूला आपको यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन लड़की क्योंकि ये जो झूला पर बैठी है ये ज़्यादा एरिया लेके बैठी है, लेकिन झूला पर जब वो खड़ी हो जाती है तो एरिया कम हो जाता है, लंबाई बढ़ जाता है, एरिया कम हो जाता है। और जब एरिया कम हो जाएगा तो ये झूला जो है पहले जितना देर में जाता था अब उससे कम देर में ही यहाँ तुरंत चल जाएगा, कम देर में तुरंत चल जाएगा और कम देर में तुरंत यहाँ आ जाएगा वापस इधर। तो यहाँ जो है इसका आवर्तकाल जो है ये कम हो जाएगा, जिसके वजह से वो जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम गलत मारे थे, इसका आंसर हो जाएगा आवर्तकाल कम हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, 11 से 20 तक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं।